हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इससे आपको ये समझ में आने वाला है कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है क्लास 12th बोर्ड की, उसका पैटर्न क्या होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कितने रहेंगे, 15 रहेंगे। पेजेस कितने रहेंगे, 7। इसमें 7 है तो उसमें 8 9 भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे। आपको टाइम रहेगा 3 आवर्स का, और साथ में यहाँ पर आपका 80 मार्क्स रहेगा। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होते हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको पढ़कर जो है 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से चुनना होता है। तो आप अच्छे से पैसेज को या तो रीड कर सकते हैं या फिर उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़कर पैसेज में से उनको पिकअप करके आंसर कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। इसमें जो भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अपने चैनल के लिए जो लिंक प्रीफर है उनको बताने वाला हूँ। सेक्शन है जो कि रीडिंग होता है, और इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें सॉन्ग ऑफ बर्ड इज़ वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इन नेचर। इसमें जो पक्षियों का जो साउंड होता है, जो आवाज़ करते हैं, वो सबसे प्यारा साउंड होता है इस प्रकृति का, उसके बारे में बताया हुआ है। वे साउंड क्यों निकालते हैं, इसका यूज़ करके वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, या भोजन करने के लिए, या अवेयर करने के लिए। या कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे पक्षी की कॉपी कर लेते हैं आवाज़ की, तो उनको मॉकिंग बर्ड भी कहते हैं। हम इंसानों के बारे में बताया गया है कि हम जो है हम शब्दों का यूज़ करते हैं हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। दिस वर्ड हैव टू बी लर्न। और ये शब्द जो हम यूज़ करते हैं इंसान, वो जो शब्द हम सीखते हैं, ये हम सीखते हैं उसके बाद ही हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन शब्दों के द्वारा। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं है। उनमें इनबोर्न इंस्टिंक्ट विद देम, ये उनमें पैदाइशी होता है, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, माइग्रेट करते हैं सारी चीज़ें। तो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, इन नेचर यानी प्रकृति में वन ऑफ द लवेस्ट साउंड क्या है, सबसे प्यारा साउंड क्या है। तो स्टार्टिंग में द सॉन्ग ऑफ बर्ड, पहली लाइन थी आपकी, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। जब ये पक्षी होते हैं, जंगली पक्षी, वो रात्रि को माइग्रेट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो वे क्राई करते हैं, यानी साउंड निकालते हैं क्राई करने का, चीखने का। तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे द वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट नाइट दे क्राई आउट, दीज क्राइज में कीप द बर्ड टुगेदर। जिससे वो बच्चे क्या रह पाते हैं, साथ में रह पाते हैं। यानी वो क्राई ये कहती है कि तुम सभी बच्चों को क्या करना है, बर्ड्स को क्या करना है, साथ में रहना है। बर्ड्स को या बच्चों को जो भी, तो उनको साथ में रखने के लिए। वी ह्यूमन बींग यूज वर्ड, हम जो है हमारे वर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम एक्सप्रेस आइडिया, अभी मैंने आपको बताया था अंडरलाइन करके, वहाँ से मिल जाएगा। बहुत ही ईजी अनसीन पैसेज है, इससे आपका थोड़ा सा लेवल हाई आने वाला है, इतना सरल अनसीन पैसेज नहीं आएगा। बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज, बर्ड्स उनके लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इनबोर्न इंस्टिंक्ट होता है। और अभी मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया था कि हम तो सीखते हैं शब्दों को, फिर हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं है, ये उनमें इनबोर्न होता है। तो बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज, यानी एज इट इज आपको लाइन मिल जाएगी, बस आपको तो टिक करना है। फिर ये इसमें से आपको मिलने वाला नहीं है, आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो मॉकिंग शब्द दिया हुआ है, मॉकिंग बर्ड दिया है ऊपर, उसमें से मॉकिंग शब्द को ले लिया गया और पूछा है कि मॉकिंग का आपको एडवर्ब बताना है। तो ये जो मॉक है, ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। वहीं मॉकरी जो है नाउन है, मॉक्ड जो है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर मॉकिंगली ये एडवर्ब है, यानी हंसाने वाला या फिर किसी कॉपी करने वाला, मॉक करने वाला, दूसरे की एजिटीज, तो यहाँ पर हंसाने वाला, तो मॉकिंग बर्ड। तो आप इसको हँसने वाला पक्षी बोल सकते हो, या कॉपी करने वाला, मिमिक्री करने वाला होता है ना, वही तो वही मॉकिंग टाइप का है। तो मॉकिंग बर्ड गेट इट्स नेम। तो यहाँ से शब्द उठाया था और इसका एडवर्ब पूछा था, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले लगा हुआ है। चलिए, द साउंड ऑफ द बर्ड आर एन अटेम्प्ट टू, जो बर्ड क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं। तो क्या वर्ड निकालते हैं, गाना गाने के लिए, फ्लाई करने के लिए, या मीटिंग नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड, ग्रुप ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, तो उसको फ्लॉक कहते हैं। यानी अगर पक्षियों का समूह तो उसको फ्लॉक कहेंगे। फिर आपके पास बेनिस है, यानी देश निकाला दे देना, दूर कर देना, या हर्ड, ये भी झुंड होता है, लेकिन ये पशुओं का झुंड होता है, जो मवेशी वगैरह होते हैं उनका झुंड होता है। और ये तो दूर कर देना या गायब, अपार्ट यानी अलग अलग कर देना, और बेनिस यानी कि देश निकाला दे देना। तो यहाँ पर फ्लॉक इसका सही रहेगा। ग्रुप ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एबो पैसेज, जो एबो पैसेज है इसका मेन आइडिया क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड, यानी बर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका महत्व क्या है। तो यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, अपने बच्चों के साथ रखने के लिए, बर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उनको भोजन खिलाने के लिए कि आ जाओ खाना खाना है, जो भी। मदर
हैन मेक साउंड, जो मदर हैन है या मुर्गी है वो क्या करती है, साउंड बनाती है। क्यों बनाती है? टू फीड हर चिक, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, या फिर उनको इकट्ठा करने के लिए, टू गैदर हर चिक। तो यहाँ पर बी और सी वाले ऑप्शन आपको दिए हैं ऊपर, कि उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए, आ जाऊँ मैं आ गई हूँ मतलब। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बोथ बी एंड सी। आपको मैं इसमें आंसर बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मदर हेन वाला एक ऑप्शन है यहाँ पर, क्राउच इंजॉइंग मैनी एनिमल ऑफ कोर्स टेलिंग मदर हेन मेक साउंड दैट वार्न हर चिल्ड्रन टू डेंजर, जो उनके बच्चों को बताता है कि आप डेंजर में हैं। देन काज देम टू क्रॉच डाउन मोशनलेस, दिस गिव्स टू कॉल अनादर कलेक्ट विच कलेक्ट देम टुगेदर, जो कि उनको पास में लेके आता है। तो ये डेंजर से ये क्या करते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं, जिससे प्रोटेक्ट होते हैं कि आपको क्या होना है, मोशनलेस हो जाना, जिससे कि आप किसी की पकड़ में नहीं आओगे। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्यों करते हैं सब, उनको कलेक्ट करने के लिए और साथ में उनको अवेयर करने के लिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, खाना खिलाने का कहीं दिया नहीं है। तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा वही बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में क्या सत्य है? तो दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, वे खुद से साउंड बनाना सीखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। हम तो दूसरों से सीखते हैं, शब्दों को फिर आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, वो खुद से सीखते हैं क्योंकि उनमें इनबोर्न इंस्टिंक्ट है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन, वे जानते हैं कि मानव से कैसे कम्युनिकेट करना है, तो मानव से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दे कैन लर्न साउंड ऑफ अदर बर्ड्स, और वो मॉकिंग बर्ड दूसरे बर्ड्स का साउंड चेक कर वैसी वैसी कॉपी कर देता है, जिसको मॉकिंग बर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन ए और सी इसमें सही हो जाएगा। आई होप आपको पैसे अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट पेकिंग समरी वाला वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन समरी अब आती नहीं है। आपको टाइटल आता है और नोट्स आता है। टाइटल 1 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स आपके कैरी होते हैं, अच्छे से आपने यदि नोट पेकिंग कर रखी है। नोट पेकिंग के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको आई बटन में दिख रहा होगा, या फिर आप उस वीडियो को देखिएगा। 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप जीवन में उससे अच्छी नोट पेकिंग कभी नहीं बना पाएंगे जो मैंने वीडियो में बताई है। आप उसको देखिएगा पूरा। मैंने उनके लिए बनाई जो कि इसको समझ नहीं पाते हैं कि उनको कैसे बनाना है, और जो इसको थोड़ा रीड कर सकते हैं और बेहतर नोट पेकिंग बना सकते हैं एब्रीविएशन के साथ में, वो भी मैंने समझाया है। तो जो शब्द बार बार या वर्ड बार बार रिपीट होता है वही इसका टाइटल होता है। तो वॉयलेंस के बारे में बताया कि वॉयलेंस जो होता है, अहिंसा जो होती है, उसका इम्पोर्टेंस और जो भी उसके नुकसान है वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। महत्व और जो भी उसके वजह से जो नुकसान होते हैं वो सब इसमें बताया हमें। तो आप यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप वॉयलेंस बता सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंस आप वॉयलेंस बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वॉयलेंस भी लिख सकते हैं। तो ये इसके टाइटल हो जाएंगे। बाकी नोट पेकिंग बनाना मैं आपको बता चुका हूँ कि आप बना सकते हैं। इसमें पैराग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड करके हर एक के हेडिंग में 3 सब हेडिंग लिखकर। सेक्शन भी आपका राइटिंग होता है, राइटिंग में आपको सिर्फ लिखना होता है। इसमें आप फॉर्मेट को किस तरीके से जमाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी कम करते हैं, लाइन में स्पेसिंग कितनी रखी हुई है, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। मेन है आपकी फॉर्मेटिंग और किस तरीके से आप उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं सुंदर शब्दों में बिना कटे पिटे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि आपका नाम है नकुल सेगल है सॉरी, यू वांट टू लेट योर प्लेट, आपको आपका प्लेट किराए पर देना है। तो टू लेट वाला जो एडवर्टीजमेंट होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप बना सकते हो। आपको ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, एक जो क्लासिफाइड वाला सेक्शन होता है ना न्यूज़पेपर में, उसमें पब्लिश करने के लिए। तो ऐसा बॉक्स बनता है और उस बॉक्स में ऊपर लिखना पड़ता है यहाँ पर टू लेट, और आपका बंगलो है या फ्लैट है, ये फ्लैट है जैसे कि उसमें कितने रूम है, क्या सुविधा है, पानी की वगैरह, जो भी कॉन्टैक्ट अस सून, ये सब बनाना पड़ता है। इसका आपको टू लेट का एडवर्टीजमेंट आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिलेगा 12th क्लास की, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका नाम रोहित रजक था, स्टूडेंट आप क्लास 12 थे, आप स्कूल का नाम आपको हाई सेकेंडरी स्कूल कोलारस ही लिखना था। आपको एक बैग मिला है, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। अब आपको लॉस्ट और फाउंड वाला ही लिखना है। आपको यहाँ पर एक नोटिस बनाना है, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, यानी आपको इस तरह का नोटिस बनाना है, टू लेट टाइप का नहीं बनाना है। और यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है, नोटिस के बाद आपको यहाँ पर डेट लिखना है, फिर हेडिंग में आपको लिखना है फाउंड अ बैग, यानी आपको बैग पाया गया। फिर हियर बाय ऑल द स्टूडेंट हियर बाय इन्फॉर्म दैट इन आवर स्कूल ग्राउंड आई हैव फाउंड अ बैग, इन दिस बैग अ पर्स, अ टेबलेट, और लैपटॉप एंड सम इम्पोर्टेंट बुक्स, ऐसा आपको लिखना है। ये आपको नोटिस बनाना है। आपने इस तरह का बॉक्स देखा होगा, उस बॉक्स में आपको सिर्फ लॉस्ट और फाउंड करके एक एडवर्टीजमेंट भी बनाना होता है। यहाँ लॉस्ट लिख देते हैं या फाउंड लिख देते हैं, वो एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको नोटिस बनाना है। आपको लॉस्ट और फाउंड, यहाँ पर आपको आप फाउंड भी, आपका बैग लॉस्ट भी हो सकता है ग्राउंड में, तो आपको फिर भी नोटिस लिखना पड़ता है कि एक बैग आपको गुम हो चुका है। तो आप नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगा देते हैं कि इसको मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना।
तो यहाँ पर फाउंड अ बैग भी हो सकता है और लॉस्ट अ बैग भी हो सकता है। दोनों का नोटिस भी हो सकता है और दोनों का एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है। दोनों में आपको अंतर समझना ज़रूरी है। जल्दबाजी में नोटिस या एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट की नोटिस मत लिख देना। फाउंड या लॉस्ट बैग का नोटिस कैसे लिखते हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 2-2 4-4 मिनट के वीडियो आपको सबके बेहतरीन स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे वहाँ पर, आप देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 4 मार्क्स का है। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो माल फंक्शनिंग हो रही है, जो आपको फैसिलिटीज़ की कमी मिल रही है और ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो ये कंप्लेंट लेटर है। तो पहले आएगा आपका एड्रेस, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एड्रेस, टू करके फिर सब्जेक्ट आएगा और ये फॉर्मल लेटर टाइप का रहेगा। ठीक है। या फिर राइट लेटर टू योर फ्रेंड, ये आपको फ्रेंड को लिखना है, इनफॉर्मल लेटर हो गया। इसमें हम अनौपचारिक भाषा का यूज़ करते हैं। उसको आपको एडवाइस करना है इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज और रीजनिंग के लिए कि अपकमिंग जो एनडीए की एग्जाम आ रही है उसके लिए तुम कैसे तैयारी कर सकते हो, उसको सलाह देना चाहते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ पर देखिए, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग और एक आर्टिकल राइटिंग पर क्वेश्चन आता है। ये आपकी रिपोर्ट है, राइट अ रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए। इसमें आपको रोड एक्सीडेंट या एक्सीडेंट पर लिखना है। ऑप्शन आपको दिए हैं, इनको ध्यान में रखकर आपको लिखना है। मैंने रिपोर्ट का बेहतरीन वीडियो बना रखा है कि कैसे आप इन पॉइंट यानी वर्बल इनपुट्स का यूज़ करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वेयर, व्हेन, हाउ, ये तो होता ही है कि कहाँ, कब और कैसे जो एक्सीडेंट हुआ है। पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे। व्हीकल कौन कौन से थे, कार थी, ट्रक थी, किन में एक्सीडेंट हुआ है, कौन फ्रंट में आ रहा था, कौन बैक साइड से आ रहा था, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, कितने लोग उसमें बैठे हुए थे पैसेंजर, लाइफ ऑफ लॉस, कोई मरा है क्या उसमें या फिर इंजर हुए हैं तो उनको बताना है। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, दृश्य कैसा था, पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। डिटेल ऑफ कैजुअलिटीज डेथ, जितनी मृत्यु हुई उनके बारे में डिटेल बताना है। इंजर्ड, जो घायल हुए उनको फिर इनको अस्पताल भेजना है। रोल ऑफ द पुलिस, पुलिस आती है फिर समझा के जाती है कि हमें लिमिट ऑफ द व्हीकल, कंट्रोल द लिमिट ऑफ अवर व्हीकल्स, हमें जो अपने व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करके या लिमिट में करके चलाना चाहिए। तो सजेशन देके जाते हैं, वो सब आपको लिखना है और आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ऊपर लिखना है रोड एक्सीडेंट, यहाँ पर आ जाएगा आपकी डेट और प्लेस और बस स्टार्ट हो जाना। या फिर आप शॉर्ट पैराग्राफ यानी आर्टिकल लिख सकते हो इनमें से किसी एक टॉपिक पर, जैसे कि वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन स्टूडेंट्स लाइव्स, ऑनलाइन एजुकेशन, बोन्स आर बोन। तो इन पर आप लिख सकते हो 120 वर्ड्स में, बिना कोई आपको इसमें कोई टाइटल वगैरह नहीं डालना, डायरेक्ट लिखना है बस वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर लिख दिया और चालू हो जाना। आपको 120 वर्ड्स में लिखना है बस। सेक्शन सी जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ड हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट दिख गया ना, लेस्ट, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, सूट लगा दो। लेस्ट की जोड़ी होती है हमेशा सूट के साथ, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो सजेशन दिख रहा है, सूट आएगा, लेस्ट दिख जाए, लेस्ट दिखा, सूट लगा दो, फिनिश। दिस टेबल इज मेड, ये टेबल लकड़ी की बनी है, तो मेड ऑफ, लकड़ी की बनी है, लकड़ी के साथ बनी है नहीं, लकड़ी से बनी है, अलग होने के अर्थ में नहीं है, लकड़ी की बनी है, ऑफ आएगा, ऑफ। वुड यू लाइक कॉफ़ी, यहाँ पर कॉफ़ी के लिए पूछा जा रहा है कि आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तो जब आप किसी व्यक्ति से किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, आस्क फॉर समथिंग या फिर ऑफर समथिंग, या तो आप कोई थिंग उसको दे रहे हैं कि लीजिए आप ये वस्तु, या फिर उससे आप कोई थिंग ले रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर आप उसको किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, कॉफ़ी, चाय या जो भी चीज़ें हो, तो फिर आप ऐसे कंडीशन में भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ए नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी सम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने या तो वुड लगाया है या कुड लगाया है या कैन लगाया है या प्लीज़ लगाया है। तो इस कंडीशन में आप उसको या तो किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं या आप उससे कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, उसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए सम आएगा, 100% सम आएगा। आपको वुड देख लेना और वुड देखते आपको क्या लगा देना, सम। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, देखो हेवंट ईटन, डोंट ईटन और सब कुछ यहाँ पर आ सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सेंस क्या दे रखा है। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कुछ नहीं खा चुका हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं सुबह से कुछ नहीं खाता हूँ। तो आप कहेंगे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे हम बोलते हैं। तो खाया पिया उठा बैठा, ये पास्ट का इंडेफिनिट होता है और पास्ट का इंडेफिनिट ये रहा आपका सेकंड नंबर का, डिडंट ईट। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा चुका हूँ या खाता हूँ ये सेंस में नहीं आएगा। वेयर इज़ बुक, अब बुक आ जाना चाहिए अगर सेंटेंस इतना हो तो। वेयर इज़ ए बुक, बुक कहाँ पर है। दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो कि मैंने तुम्हें कल दी थी। तो अब ये जो दिख रहा है ना, जो जिसका जैसे इस पर प्रेशर डाल रहा है इस बुक पर, वही बुक जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो फिर ये डेफिनेट हो जाता है, कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा है, कल वाली बुक के बारे में, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द। यूँ तो अब बुक आता है अगर सेंटेंस वहीं ख़त्म हो जाता बुक के बाद,
लेकिन उसी बुक की बात कर रहा है जो मैंने तुम्हें कल दी थी, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा। वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, सावधानीपूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, परंतु तुम गिर जाओगे और तुम गिर जाओगे। इल्स बट एंड यहाँ पर रख कर दीजिए, सावधानीपूर्वक चलिए और तुम गिर जाओगे नहीं, सावधानीपूर्वक चलिए परंतु तुम गिर जाओगे नहीं, तो ये दोनों नहीं आ रहे हैं। सावधानीपूर्वक चलिए अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो इल्स या फिर आर भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों लग जाएंगे। आप आ जाइए यहाँ पर डू एस डायरेक्टेड पर, जो कि कोई 5 आपको यहाँ पर करने हैं, एनी 5। यहाँ पर हम सभी करेंगे आपके 6 के 6, और उनको ध्यान से समझाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल, वह असफल हुआ क्योंकि उसने ठीक तरीके से अध्ययन नहीं किया था। अब यहाँ पर देखिए, वह फेल हुआ इसलिए उसने अध्ययन नहीं किया था, नहीं, उसने ठीक तरीके से अध्ययन नहीं किया था इसलिए वह फेल हो गया। और सो का मतलब ही इसलिए होता है, तो पहले बाद वाला सेंटेंस लिखेंगे, फिर सो लिखेंगे, और फिर पहले वाला सेंटेंस लिखेंगे, बस हो गया। अगर आप ये पहले लिखते हैं और ये बाद में लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वह फेल हो गया इसलिए उसने अच्छे से अध्ययन नहीं किया था, नहीं नहीं, उसने अच्छे से अध्ययन नहीं किया था इसलिए वह फेल हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर सो की जगह बिकाज होता तो आपको ही फेल्ड, वह फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से अध्ययन नहीं किया था, फिर इसके बीच में आ जाता बिकाज, तो अभी ये ऐसा ही बनेगा। पहला ये बाद वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा। आपको वहाँ अर्थ लगा कर देखना पड़ेगा, आपको सो का अर्थ याद होना चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्ट बीच में लगा देते पहले ये लिख कर और बाद में ये लिख कर, तो गलत हो जाता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकाज दिया है कि सो दिया है, दोनों में सेंटेंस को कब कहाँ लगाना है। सेकंड नंबर का सेंटेंस देखिए, मुंबई इज़ लार्जर देन भोपाल, मुंबई किससे बड़ी है, भोपाल से। अब आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में पहले तो एज आता है, फिर पॉजिटिव डिग्री आती है जैसे कि लार्ज आ गई, फिर एज, ये पॉजिटिव है। कंपेरेटिव में क्या आता है, देन आता है, कंपेर लार्जर देन, तो ये आया ना लार्जर देन, ये कंपेरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। और अगर ये सुपरलेटिव होता तो द लार्जेस्ट होता, यहाँ पर क्या होता, द लार्जेस्ट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करते याद होना चाहिए, द लार्जेस्ट होता। लेकिन हमसे कहा है कि मुंबई लार्जर देन भोपाल, की मुंबई किससे बड़ी है, भोपाल से बड़ी है। आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, यानी आपको एज लार्ज एज के रूप में लिखना है, जो कि हमने लिखी है यहाँ पर। तो अगर आप डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, बदलते हैं, तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन बड़ा है, मुंबई बड़ी है, मुंबई बड़ी है किससे, भोपाल से। तो फिर हमें इस भोपाल को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आगे लेके आना पड़ेगा, मुंबई को पीछे लेके जाना पड़ेगा, ये नियम है। तो भोपाल को आगे लेके आ गए और मुंबई को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया सर। लेकिन अगर हम नोट नहीं लगाएंगे, बीच में नोट नहीं लगाया इसमें, लेकिन हमने इसमें यहाँ पर लगाया है, तो भोपाल जो है दिल्ली से के बराबर बड़ा नहीं है। तो दिल्ली के बराबर बड़ा नहीं है भोपाल, इसका मतलब मुंबई बड़ा है, दिल्ली या मुंबई जो भी हो सकता है पीछे, दोनों ही बड़े भोपाल से। तो भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, भोपाल उतना बड़ा नहीं जितना कि मुंबई, तो इसका मतलब मुंबई बड़ा हो गया। और यहाँ पर कौन बड़ा था, मुंबई बड़ा था। इसलिए अगर हम नाट नहीं लगाते हैं तो भोपाल उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना कि मुंबई, इसलिए नाट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुंबई बड़ा है तो यहाँ पर भी मुंबई बड़ा होना चाहिए, इसलिए एज लार्ज एज लिखेंगे दोनों के बीच में, दोनों को नाउन को चेंज कर देंगे, पहला नाउन इस वाले से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बना है, ठीक। जैसे मुंबई इज़ नॉट लार्जर देन भोपाल ऐसा होता तो भी यहाँ नाट नहीं आता। ए सुन एज द सनराइज आई वेकअप रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर देन, जैसे ही मैं उठा, मतलब जैसे ही सूर्य उदय होता है मैं उठ जाता हूँ, इसका मतलब होता है जैसे ही। और नो सुनर देन का मतलब भी होता है जैसे ही। ए सुन इसके यहाँ पर आपको क्या लगाना होता है, नो सुनर। और ये जो कोमा दिख रहा है ना आपको सनराइज इसके बाद में, इसके यहाँ पर लगाना होता है देन। लेकिन आपको इस सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि कौन सा है, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो सनराइजेस लिखा है, सन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसमें ए से एस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, और ए से एस मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो सन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, डज। तो नो सुनर लगाएंगे इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, ए सुन इसकी जगह पर लगा दिया नो सुनर। फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ, नो सुनर के बाद हेल्पिंग ऑफ आएगी, ये नियम है। फिर द सन लिखेंगे, फिर इसमें से एस हटाएंगे राइजेस में से, क्योंकि अब इंट्रोगेटिव बन गया है। फिर ये कोमा जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर हम लगाएंगे देन आई वेकअप, बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी आपको ये सुने इसकी जगह पर नो सुनर लगाना है, फिर हेल्पिंग ऑफ लिखना है टेंस को पहचान कर, फिर आपको कोमा की जगह पर देन लगा देना, बस हो गया। ही इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, आपको अंडरलाइन क्लास को आइडेंटिफाई करना है। क्लास 3 तरह की होती है, नाउन, एडजेक्टिव क्लास, या रिलेटिव क्लास, या एडवर्बियल क्लास। यहाँ पर यदि कोई आपके पास नाउन है और उसके बाद में ये शब्द आते हैं हु, हुम, हुज, विच, वेन, वेयर, ये डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, देख रहे हैं, हु, हुम, हुज, विच, वेन और वेयर भी।
और उसके पहले नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो हु के पहले कौन आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये इस नाउन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, तो ये रिलेटिव क्लास है। वह यही वही है जो कि रेस जीत चुका है, तो उसी लड़के के बारे में हु बता रहा है, तो हु यहाँ पर रिलेटिव क्लास का काम कर रहा है। तो अंडरलाइन क्लास जो है ये पूरी, ये रिलेटिव क्लास का एग्जाम्पल है। क्लियर है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव बीन सेलेक्टेड, कि तुम सेलेक्टेड हो गए हो। अब हमें उसको नरेशन यानी इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में से बदलना होता है। तो ये डायरेक्ट है, आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में। अगर ये होता सेड तो हो जाता टोल्ड, मतलब अलग अलग टाइप से बदलते हैं। अगर सेड टू दिया है तो उसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अगर ये होता ही सेज मी तो ये हो जाता टेल्स, है ना, तो ये बदल जाते हैं। अगर ये होता सिर्फ ही सेड होता, है ना, तो सेड ही लिख देते, ही सेड डेट ऐसा, तो नरेशन में ये चेंज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड मी लिख दिया हमने, सेड टू की जगह पर क्या लिख दिया हमने, टोल्ड अकेला लिखा है। सेज टू होता तो टेल्स आ जाता, ही टेल्स मी, है ना, तो जो डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ही टोल्ड मी कर दिया। फिर आपको अगर सन रूल आपने पढ़ा हुआ है, सन रूल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो सब्जेक्ट देखिए कैसा है यहाँ पर, सेकंड पर्सन, यू कहाँ आता है, सेकंड पर्सन में, तो इसको ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, मी से बदलेंगे तो मी तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख कर, तो सब्जेक्ट को देखा कि यू है, फिर सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है, तो हमने ऑब्जेक्ट देखा मी, तो मी को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिखा आई। और फिर अगले टेंस में कुछ जाते अपन, अगर ये पास्ट में हो स्टार्टिंग वाला, ये रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग, तो ये अगर आपको पास्ट में दिख रहा है तो इसका टेंस चेंज होगा, तो टेंस अगले टेंस में जाएगा। तो हेव को क्या कर देंगे, अगले में कुछ जाएगा तो हेड बिन सिलेक्टेड, तो सेट टू का क्या हो गया, टोल्ड। फिर मी से इसको रिप्लेस करेंगे यू को और लिखेंगे आई, और हेड बिन हेव को हेड बिन कर देंगे क्योंकि अगले टेंस में कुछ जाएंगे। और बस हो गया आपका नरेशन। नरेशन पे वीडियो बना रखा है, वो प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू कैन नॉट विन द रेस, तो तुम रेस नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर आपका अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि, तो आपको अनलेस को हटाओ और इफ लगाओ, तो ठीक है, अनलेस को हटा दिया और इफ लगा दिया। अब इसका मतलब होता है यदि, है ना, यदि होता है। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अनलेस की जगह पर क्या लगा दिया, यदि लगा दिया, तो नहीं को भी हटाया हमने, अनलेस हटाया तो फिर हम यू के बाद इस टेंस को पहचान के इसके अकॉर्डिंग डू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे। तो इसका मतलब है यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, इसका मतलब ये था कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है, तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, और यहाँ देखिए इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, सेम हो गया, बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना। बस अनलेस की जगह पर इफ़ लगाओ, यू के अकॉर्डिंग डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, जो भी लगना है यहाँ पर वो लगाओ टेंस पहचान कर, बस बाद वाले में परिवर्तन नहीं करना है। तो ये आपके 2 डायरेक्टेड कंप्लीट हो गए। सेक्शन डी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8, आपका जो लेसन आप पढ़ते हो उसमें से, लेसन में से पैराग्राफ आएगा, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको, अंश या भाग। इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत सही होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें से आपको आंसर मिल जाएंगे। आपने कभी नहीं पढ़ा है तो उसी वैसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको आंसर मिल जाए, लेकिन आपने पहले ही पढ़ा होता है तो बिना आप इसको पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि विच आप दीज ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, आपने लास्ट लेसन पढ़ा होगा। तो कि कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, नो फ्रेंच टू बी टॉट, अब आगे नहीं पढ़ाई जाएगी। वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, एम हेमल क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट अटेंटिव रहे, ध्यान दे आज, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि अब जो लेसन आज पढ़ा रहे हैं वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद से उनको फिर जर्मन लैंग्वेज में लेसन पढ़ने हैं, इसलिए बोल रहे थे कि ध्यान दे लो। विच आप दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रेंच, अभी तक तो जो भी फ्रेंच लैंग्वेज में लेसन पढ़ रहा था, ग्रामर पढ़ रहा था, वो फ्रेंच को बोरिंग लगती थी, उसका पढ़ने का मन नहीं करता था, वो चाहता कि बाहर घूमे, वो प्रकृति के बीच जाए, चिड़ियों के चहचहाने को सुने, पेड़ों के नीचे बैठे, फ्रूट्स को देखे। लेकिन अब जब उसको पता चला कि आज के बाद मुझे जर्मन लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ना है और मेरी जो फ्रेंच मातृभाषा है वो अब मुझे नहीं पढ़ने को मिलेगी, तो उसकी किताबें उसकी दोस्त बन जाती है, वही फ्रेंच लैंग्वेज वाली, अब उसको वो दोस्त लगती है। और ये सभी देखिए आपको यहाँ मिलेगा आराम से। आपने लेसन पढ़ा तो ठीक है, लेकिन वर ओल्ड फ्रेंड दैट नाउ, उसकी ग्रामर, उसकी हिस्ट्री की किताबें, ये सब उसको अपने दोस्त लगते हैं आप। वाट थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है अचानक से बिजली जैसी कड़कड़ाहट आपके ऊपर छा जाना।
चौंक जाना, कोई आप ऐसी बात सुनते हो जिससे आप बैठे के बैठे स्तब्ध रह जाते हो, तो बोलते हैं बिजली गिर गई। तो थंडर क्लैप का जो यहाँ पर अर्थ दे रहा है, विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द एबव लाइन, यानी व्हाट थंडर क्लैप, क्या थंडर क्लैप हुआ, दीज वर्ड्स वेयर टू मी, यानी इनके ऊपर मेरे ऊपर अजीब सी गर्जना हो गई इन शब्दों से। तो स्टेलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई बात ऐसी हो जाती है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं स्टेटलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। आप स्तब्ध रह जाते हो और सोचते भी नहीं हो कि ऐसा होगा। इसका मतलब लाउड और क्लियर नहीं होता है, ना ही इनकरेजिंग एंड फुल ऑफ जील, ना ही असहास वाला होता है, इनकरेज करने वाला होता है, साहस वाला। प्लीजेंट एंड वेलकम, यानी आप खुश वाला या फिर स्वागत जिसका आप करते हो खुशी से, वैसा कुछ नहीं होता है। वो स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी स्तब्ध रह जाना और आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इसका मतलब थंडर क्लैप होता है। विच ऑफ दीज मूड डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच, जब उसको ऐसा कहा गया था कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो कैसा मूड था उसका फ्रेंच का, वो काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था। रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था, उसको पछतावा हो रहा था। ना वो इंस्पायर्ड था और ना ही खुश था, ना ही आशावादी और सीरियस था, ना ही रोमांटिक था और ना ही मजाकिया था। उसको रिपेंट हो रहा था, दुख हो रहा था, उसको खेद हो रहा था, रिपेंट पछतावा हो रहा था। जैसे कि आपके लेसन में से एक्सट्रैक्ट दिया गया था, वैसे आपकी पोएम पढ़ी आपने, माई मदर इज 66, कीपिंग क्वाइट, एंड जेनिफर टाइगर, रोड साइड स्टैंड, अ थिंग अ ब्यूटीफुल, अ थिंग, है ना, तो अ ब्यूटीफुल थिंग लेसन है, पोएम है, सॉरी। तो वो सारी पोएम आपने पढ़ी है, तो उनमें से ये लाइनें दी जाएगी आपको, और फिर इनमें से भी आपने अच्छे से पोएम पढ़ी हो तो आप बता पाओगे। जैसे कि ये लाइन कीपिंग क्वाइट में से ली हुई है कि वी शुड क्वाइट फॉर अ सेकंड, हमें जो है क्या होना चाहिए, चुप रहना चाहिए धरती पर, जिससे कि स्ट्रेंज अनुभव होगा, कोई धरती पर नहीं बोलेगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगा लैंग्वेज का। तो इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा जो है इसकी पोएट है, ये आपको लेसन के सभी के पोएम और लेसन के पोएटों के नाम और ऑथर के नाम याद होने चाहिए। व्हाट डज द पोएट वांट टू अदर टू डू, पोएट क्या चाहता है इसमें, वो चाहता है कि आप शांत रहें और इंट्रोस्पेक्ट करें, यानी आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर झांकें कि आप क्या हो। आप जब शांत रहोगे तो अपने बारे में जान पाओगे कि आप क्या है, आपके रिश्तेदार कौन है, आप समय निकाल पाओगे तो इंट्रोस्पेक्ट यानी निरीक्षण कर पाओगे, आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में सोच पाओगे। तो यही वो चाहते हैं, ना कि नॉइस करने को, और ना ही स्प्रेड वार, सब जगह वार फैलाना नहीं चाहते हो, शांत रहो। वाई शुड वी केप्ट क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग हमें शांत क्यों रहना चाहिए, तो फॉर अटेनिंग पीस, शांति के लिए, बिल्कुल। फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, जिससे कि भाईचारा डेवलप होगा, बिल्कुल होगा। फॉर साइलेंस, चुप रहने के लिए, तो ऑल ऑफ दीज, सभी हो जाएंगे यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लिख रहा है यहाँ पर कि नो आर्म्स मस्ट, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पोएम आपने वहाँ पढ़ी है तो अच्छे से आंसर कर पाओगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 4 आपको दिया हुआ, ये आपकी सेकेंडरी बुक जो है ना विस्टास, उससे लिया गया है, और उससे द एनिमी से लिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाई हुई है, उसमें इंपॉर्टेंट सारे एक्सट्रैक्ट करवा रखे हैं जो कि आपकी सेकेंडरी बुक से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरी सेकेंडरी बुक हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो। तो ये द एनिमी में जो अमेरिकन प्रिजनर होता है उसको जैपनीज डॉक्टर सदाव जो है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हु वाज इंजर्ड मैन तो अमेरिकन है। आपने नी भी पढ़ा है ना, तो आप देखिए यहाँ पर इंजर्ड मैन वाज अमेरिकन, डायरेक्ट यहीं से मिल रहा है आपको, सारे आंसर इसी में मिल जाएंगे, आपने नी भी पढ़ा है तो। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, मेन कैसे इंजर्ड हुआ था, तो गन से इंजर्ड हुआ था, ना कि स्टोन से, ना कि तलवार से, और ना ही किसी और ऑप्शन थे, गन गन। हुआ सदाव कौन था, सदाव डॉक्टर था, जैपनीज डॉक्टर था, जो कि अच्छा सर्जन और मेडिसिन था, अच्छा साइंटिस्ट भी था, तो डॉक्टर था वो। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन, कैसा इंजर्ड मैन अमेरिकन था, तो वो जब आया था ना, जब इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वह दर्द में था, वह बूढ़ा था या फिर हैंडसम था, नहीं वह टॉर्चर्ड था, ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि उसको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया हो। यहाँ पर आपकी ये 5 क्वेश्चन दिए मैं, इनको आप करके जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 मार्क्स के पोएम से दिए गए हैं, ऊपर वो प्रोज से दिए गए हैं, और ये आपकी विस्टास बुक से दिए गए हैं, और वहीं पर आपकी पोएम से 2 क्वेश्चन फिर ये करने हैं आपको, नहीं आपके लेसन से। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपको समझ में आएगा कि पेपर किस तरह से आने वाला हो। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए आप क्वेश्चन बैंक की, आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। एडवर्टीजमेंट पढ़े हुए हैं, लेटर में लेटर पढ़े हुए हैं, पोस्टर में पोस्टर पढ़े हुए हैं, एक ही वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पोस्टर दे रखे हैं, उनसे आप कर पाएंगे अच्छे से और अपनी एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।